चलिए, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आवाज आ रही है आप लोगों को? शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ओके, राइट। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल इन एम्बुलेटरी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो क्या होती है इन्फेक्शन एम्बुलेटरी सर्विसेज, किसको कहते हैं? आमतौर पर इन्फेक्शन कंट्रोल पूरे हॉस्पिटल्स में अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज हो, चाहे होम केयर हो, चाहे एक्यूट केयर फैसिलिटी हो, चाहे आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी फैसिलिटीज हो। तो आमतौर पे एम्बुलेटरी फैसिलिटीज वहाँ कहते हैं जहाँ पे इमरजेंसी ओपीडीज की सूरत मौजूद होती है या होम केयर प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, तो हर हॉस्पिटल के अंदर सॉरी, हर हॉस्पिटल के अंदर आउट पेशेंट फैसिलिटीज भी होती हैं, इमरजेंसी फैसिलिटीज भी होती हैं, डे केयर फैसिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर होम केयर भी प्रोवाइड की जा रही होती है। तो करना क्या, बैकग्राउंड क्या? आउट पेशेंट एम्बुलेटरी यूनिट जनरली एफिलिएटेड विद द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड क्लिनिक्स जो कि डिफरेंट किस्म की प्रोसीजर्स ऑफर कर रहे होते हैं, लाइक आई सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पोडिट्री, डेंटल एनालिसिस और एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क रिस्क क्या होता है एम्बुलेटरी सर्विसेज में? एचआईएस का, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस का। इसकी कोई बहुत ही अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कोई क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो एम्बुलेटरी सर्जरीज सेंटर्स में कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स नहीं होता कि जहाँ पे उनको एचआईएस रिपोर्ट किया जा सके या उसका डाटा गैदर किया जा सके। ठीक है, हीमोडायलिसिस सेंटर्स के अंदर भी यही है कि डायलिसिस कराते हैं पेशेंट और घर चले जाते हैं, तो हम नहीं देख सकते कि वहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लोगों को कितने हुए। इसी तरह से एंडोस्कोपी सेंटर्स हैं, डेंटल सेंटर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होते तो होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे सर्विसेज अवेल करते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पे उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई सर्विलेंस नहीं हो पाती, जिससे अंदाजा नहीं होता है कि उन्होंने अस्पतालों से कितने इन्फेक्शन उठाए और वो घर ले गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस सूरत में? हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि हो क्या सकता है, कौन सी वाली ऐसी एरियाज हैं, कौन सी वाले ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो इन्फेक्शन फैला सकती हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। तो पेशेंट रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं? पेशेंट केयर रिस्क है। ठीक है, पेशेंट खुद इन्फेक्टेड हो सकता है, पेशेंट के खुद के जो डिजीज हैं वो दूसरों को ट्रांसमिट हो सकती हैं। हेल्थ केयर पर्सनल रिस्क हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा हेल्थ केयर वर्कर है जो खुद हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं की है और उसने जो है वो एसेप्टिक प्रोसीजर मेंटेन किए बगैर प्रोसीजर्स कर रहे हैं, कैनुलास लगा रहे हैं, वुंड केयर कर रहे हैं, कोई भी इन्वेजिव डिवाइसेस अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने खुद अपनी हैंड हाइजीन नहीं की है या एसेप्टिक प्रोसीजर्स की टेक्निक को फॉलो नहीं किया है, तो वो एक रिस्क हो सकता है। फिर एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं है, डिसइंफेक्शन नहीं है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जगह जगह बिखरा पड़ा है, लिनन सही नहीं है, हाई टच सर्फेसिस सारे डर्टी पड़े हुए हैं, तो वो एक रिस्क हो सकता है एनवायरनमेंट, जो कि डिजीज स्प्रेड कर सकता है। फिर साइट स्पेसिफिक रिस्क है, कोई भी ऐसी डिजीज या ऐसा एरिया जहाँ पे लाइक आपका आईवी लाइन लगा दी है या फोलिस कैथेटर, तो ये चीजें हो सकती हैं जो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन का रिस्क बन सकती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं रिस्क को, कि क्या क्या रिस्क जो आइडेंटिफाई किया है उसमें से कौन सा वाला ऐसा रिस्क है जिसपे ज्यादा इन जो है वो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको हम उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं और उस प्रायोरिटाइज रिस्क की फिर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि उस रिस्क फैक्टर को चेंज किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। तो एक फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि कौन सी वाली ऐसी चीजें हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 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 ओकेजनल हो रही हैं या अनकॉमन है। तो उसके हिसाब से हम वो देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक आईवी एक्सिस जो है, आईवी एक्सिस का इन्फेक्शन कितना कॉमन है या अनकॉमन है, क्या हो सकता है? बहुत फ्रिक्वेंटली होता है ना, आमतौर पे ज्यादातर आईवी लाइंस लग रही होती है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा
कि जो हमारी सर्विसेज हैं वहाँ पे आईवी लाइन लगती है कि नहीं लगती है। आमतौर पे ओपीडी क्लिनिक्स में सिर्फ पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है और उसके हिसाब से उसके लैब इन्वेस्टिगेशंस या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करके भिजवा दिया जाता है। तो आमतौर पे अनकॉमन होता है ओपीडीज के अंदर आईवी लाइन इंसर्शन। तो प्रोसीजर रिलेटेड टू एचईआईज, ऐसे प्रोसीजर जिससे इन्फेक्शन हॉस्पिटल इन्फेक्शंस बन सकते हैं, तो आमतौर पे क्लिनिक्स वगैरह में अनकॉमन होते हैं। देखना ये होता है कि क्या वो पहले से कोई एमडीआरओस लेकर आए हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म पहले से कोई पुराना था जिसके साथ वो वापस आए हैं। फेलियर ऑफ द क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अगर कोई एंडोस्कोपी में या कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है तो वहां पे इन सारी चीजों को, तो हम क्या करते हैं इसकी बेस पे हम अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं कि क्या इन्वायरमेंट फेलियर है, क्या कम्युनिकेबल डिजीजेस की रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या ज्यादा हो रही है, आउटब्रेक हो गया है। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर टू स्टाफ कितना हो सकता है, कितने अदर एक्सपोजर्स हो सकते हैं, टीबी रिस्क असेसमेंट कितना, इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी चीजों के हिसाब से हम उनकी रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो रोल क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल का इसके अंदर, हम करेंगे किस तरह से। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मस्ट बी मेड अ प्रायोरिटी इन एनी सेटिंग वेयर हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड, कहीं पर भी, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंट किस्म की डिजीज के साथ लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म की डिजीजेस को स्प्रेड करने के भी रिस्क मौजूद होते हैं। Primary administrative oversight of the outpatient facility must ensure that the sufficient physical and the human resource are available. This include the availability of the sufficient and appropriate equipment and supplies necessary for the consistent observation of this standard precaution. अगर ऐसा पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे जिनके ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने का डर है तो वहाँ पे ग्लव्स होने चाहिए, एप्रन, प्लास्टिक एप्रन होने चाहिए। आमतौर पे गायनी क्लिनिक्स के अंदर बहुत सारा एक्सपोजर हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनेशन इस तरह से होते हैं जहाँ पे रिस्क होता है, या सर्जरी क्लिनिक्स के अंदर ऐसा रिस्क हो सकता है जहाँ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हो जाए। तो वहाँ पे ये वो सारे पीपीईज मौजूद होने चाहिए। हाइजीनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, हैंड हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक हैंड वॉश, हैंड रब होना चाहिए। इंजेक्शन इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अगर वहाँ पे इंजेक्शंस लग रहे हैं तो वहाँ पे शार्प डिस्कार्डर्स होने चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम होना चाहिए। सारे आपके पीपीज मौजूद होना चाहिए, जो कि आपको आइडिया हो गया। ठीक है जी, तो सॉरी, तो ये एक की एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स हैं जो कि हम आउट पेशेंट सेटिंग में कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डेवलप एंड मेंटेन इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जहाँ पे ऐसा सेटअप है जहाँ पे सिर्फ डे केयर और ओपीडीज देखी जाती हैं, तो उनका भी एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए। Ensure availability of sufficient and appropriate supply necessary for the adherence to the standard precaution, जो कि हम बात कर चुके हैं इससे पहले कि hand hygiene and other PPEs, और ensure least one individual with the training in infection prevention is applied by and regularly available, for example by contract, to the manage the facility of infection prevention program। जो कि हमने पहला जो सेशन हुआ था आप लोगों को इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर छोटे सेंटर्स हैं जो पूरा फुल टाइम एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर या नर्स या प्रिवेंशनिस्ट को नहीं हायर कर सकते हैं तो वो पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किसी को हायर जरूर करें, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। डेवलप रिटर्न इन्फेक्शन प्रिवेंशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फैसिलिटी एंड द बेस्ड अपॉन द एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। तो हमारे पास एक सेट ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए जिससे हमें बताओ कि हमारे एरिया में या हमारे इदारे में या हमारी प्रेमिसेस में हम कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और वो किस तरह से अप्लाई होगी। ठीक है जी। प्रोवाइड जॉब और टास्क स्पेसिफिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको मिलनी चाहिए। दिस इंक्लूड दोज एम्प्लॉयड बाय द आउटसाइड एजेंसीज एंड अवेलेबल बाय द कॉन्ट्रैक्ट आर एन वॉलंटियर बेस्ड टू दी फैसिलिटीज। जैसे कि हमारी पोलियो कैंपेन जो चलती है इसमें हम बहुत सारे लोगों को आउटसोर्स करते हैं, इसी तरह से टाइफाइड वैक्सीनेशन का एक कैंपेन चली थी तो हम बहुत सारे लोगों को आउटसोर्स करते हैं जिनकी बेसिक इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसमें उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको बाकायदा एजुकेट किया जाए और उनका हमारे पास ट्रेनिंग एंड
प्रिवेंशन का पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बोथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी एंड पेशेंट सेफ्टी, दोनों साइड पे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी कर रहे हो। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स के वो पूरा टाइम ग्लव्स पहने हुए होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, लेकिन उस ग्लव्स के हर वक्त पहनने में पेशेंट की सेफ्टी नहीं है। तो दोनों को ही फोकस किया जाना चाहिए, पेशेंट्स को भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड अपॉन हायर एंड रिपीटेड एनुअली एंड व्हेन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आर अपडेटेड एंड रिवाइज। ये हमारे बिल्कुल होना चाहिए कि हम पॉलिसी अगर हमने कोई अपडेट की है या प्रोसीजर कोई अपडेट किया है तो वो सबके साथ उसको शेयर होना चाहिए और उसकी एजुकेशन होनी चाहिए और रेफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, competencies शुड बी डॉक्यूमेंट फॉलोइंग ईच ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल प्री एंड पोस्ट टेस्ट कर सकते हैं, या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में देखा जा सकता है कि कितने कॉम्पिटेंट या कैसी कॉम्पिटेंसीज हैं, उसकी बेस पे हमारा प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए और उसी की इवैल्यूएशन होनी चाहिए और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, मॉनिटर एंड रिपोर्ट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो सर्विलेंस इज defined as the ongoing systemic collection, analysis, interpretation and dissemination of the data regarding the health related event for the use in the public health action to reduce morbidity and mortality to improve health। ठीक है जी, तो सर्विलेंस आमतौर पे कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो होना चाहिए। सर्विलेंस टिपिकली रेफर टू दी ट्रैकिंग ऑफ द आउटकम मेजर्स। हम ये देखते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या निकल रहा है, क्या हमारे पेशेंट्स के अंदर अंदर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम उसको उसको ट्रैक कर रहे होते हैं बेसिकली। बट कैन ऑल्सो रेफर टू द ट्रैकिंग ऑफ द एडहेरेंस टू द स्पेसिफिक प्रोसेस मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल हैंड हाइजीन। तो हम बहुत सारे ऑडिट्स कर रहे होते हैं कि जो लोगों को हमने सिखाया है, जो प्रैक्टिसेस हमने उनको बताई हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दो तरह के हम सर्विलेंस या ऑडिट कर रहे होते हैं, जिसमें देखते हैं कि पेशेंट में इन्फेक्शन के क्या हालात हैं और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हमने उनको ट्रेनिंग दी है उसकी कंप्लायंसेस कैसे हैं। तो पीछे जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम अपने पेशेंट्स में इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकें और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रिड्यूस हो और इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। तो इसको देखने के लिए जितनी हमारी एफर्ट्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम सर्विलेंस कर रहे होते हैं। तो HAI सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग आउट पेशेंट एरियाज के अंदर की रिकमेंडेशंस क्या हैं? Educate patients who have undergone procedure at the facility regarding sign and symptom of infection that may be associated with the procedure and instruct them to notify the facility if such sign and symptom occur। अब हमारे पास पेशेंट आया डे केयर में, हमने सुबह सर्जरी की, सुबह में उसको बुलाया, सर्जरी की और शाम में उसको घर भेज दिया। अगर हमने उसको सही तरह से एजुकेट नहीं किया, अगर हमने नहीं बताया, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हो रहे हों और हमें पता ही नहीं चल रहा हो। तो इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका प्रोसीजर हो रहा है आपकी यहाँ इस फैसिलिटी में, उसमें ये साइन सिम्टम्स अगर आते हैं तो आपने आके हमें जरूर नोटिफाई कराना है। तो उससे क्या होगा कि एक तो पेशेंट सेफ हो जाएगा, आप उसको प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकेंगे, दूसरा आपकी अपनी चेकिंग हो जाएगी कि आपके जो प्रोसीजर्स एरिया में हो रहे हैं वो कितने सेफ हैं या वो कितने कंटामिनेटेड हैं और उस पर कुछ काम करने की जरूरत है, उस पर रिस्क एनालिसिस करने की जरूरत है और उस पर एक्शन प्लान करने की जरूरत है। Adhere to the local, state and federal requirement regarding HAI surveillance, reportable diseases and outbreak reporting। जैसे हमारे हेल्थ कमीशन वो हैं, पब्लिक हेल्थ कमीशन सेंटर्स हैं, लाइक पंजाब हेल्थ कमीशन है या सिंध हेल्थ कमीशन है या बलूचिस्तान है या जी जहाँ पे भी ये हेल्थ कमीशन सर्विसेज काम करे, तो उस पे के साथ भी हम अपने सर्विलेंस की रिपोर्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 का रोजाना अपडेट आ रही होती है, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल होता है जब हमें हर तरफ से हर जगह से रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं, तभी हम अपडेट कर सकते हैं आम पब्लिक को या एजेंसीज को, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स को मजीद फुल प्रूफ बनाया जा सके। Perform regular audits of the healthcare professional adherence to the infection prevention and practices। तो हम रेगुलर करते हैं, लाइक हैंड हाइजीन की हम मंथली बेसिस पे ऑडिट्स कर रहे होते हैं, इस एनवायरनमेंट की हम 3 मंथ्स पे कर रहे होते हैं, या इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट सेग्रीगेशन की हम कुछ क्वार्टरली कर रहे होते हैं। तो इसके बाकायदा टाइम टेबल्स बने हुए होते हैं जिसके अगेंस्ट हम ये सारी चीज़ों को ऑडिट कर रहे होते हैं और
पर्पस पीछे यही होता है कि जो प्रैक्टिसेस उनको बताई गई हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो कंप्लायंसेस चेक कर रहे होते हैं। और तो दो तरह से हम चीजों को चेक करते हैं, तो एक हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर आउटकम क्या है। अगर पेशेंट का आउटकम अच्छा है, इन्फेक्शन कम है, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, हमारी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोसेस अच्छे हैं, हमारी एनवायरनमेंट सेफ है, हैंड हाइजीन हो रही है। और अगर इन्फेक्शन पेशेंट में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं पर वीक हैं। तो दो तरह से चेक करते हैं, पेशेंट के सर्वेलेंस करके भी और हेल्थ केयर वर्कर्स के रेगुलर ऑडिट करके भी। फिर हम देखना है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का एडहेरेंस। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। ये पूरा नहीं है, ठीक है, ये एक मिनिमम प्रैक्टिसेस हैं जो हम अप्लाई करते हैं ऑल पेशेंट केयर पे, रिगार्डलेस ऑफ द सस्पेक्टेड आर द कंफर्म इन्फेक्शन स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स। जाने बगैर कि इस पेशेंट में ये इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को अप्लाई करना है। इन एनी सेटिंग वेयर हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड, these practices are designed to both protect healthcare professionals and prevent healthcare professionals from spreading infection among patients. दोनों को बचाना है। Standard precaution include 1. Hand hygiene, 2. Use of the personal protective equipment, for example, gown, mask, and gloves. और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस वो हैं जिस अगर हम नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिजीज, ब्लड बॉर्न डिजीज को स्प्रेड करते हैं। अगर हमने सिंगल यूज सिरिंज यूज नहीं की है और उसको शेयर किया है अदर से, तो हम हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और बहुत सारे अननोन ब्लड बॉर्न पैथोजन को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहे थे। और अगर हमने सेफ इंजेक्शन लगाया, से डिस्पोजेबल सिंगल यूज सिरिंज यूज की लेकिन उठा के डस्टबिन में डाल दिया, या सेफ डिस्कार्डर में नहीं डाला, या उसको इंसिनरेट नहीं किया, तो भी हम सोर्स बने डिजीज स्प्रेड करने के। तो ये देखना है कि सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही। सेफ हैंडलिंग ऑफ द पोटेंशियली कंटामिनेटेड इक्विपमेंट और सर्फेसिस इन द पेशेंट एनवायरनमेंट। फिर आपने मैंने देखा को मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि एक एरिया में वहां पे स्टेराइल पैक आया हुआ था, जिसपे एक पेशेंट की वुंड ड्रेसिंग की, उसके बाद उसको नल से धोया और उसको ड्राई करके रख दिया और दूसरे पेशेंट पे भी वो यूज किया। तो ये वो चीजें हैं या ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो इन्फेक्शन को एक से दूसरे का स्प्रेड करती हैं। विजिबली अगर कोई क्लीन हो गई ये चीज, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी क्लीन हो, क्योंकि उसके लिए हमें डिसइंफेक्शन करना जरूरी होता है। तो सोप एंड वाटर से बायो बर्डन को कम किया जाता है, लेकिन वो साफ पूरा डिसइंफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसके पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। तो इसको मेक श्योर कि क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और ये इस तरह की चीजें ना हो, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग हो, एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन या कॉफ एटिकेट्स, तो ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए? हैंड हाइजीन के लिए अगर आप एरिया में काम करें, वही 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है, यानी बिफोर कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट हमें हाथ धोने हैं, पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले, पेशेंट को चेक करने से पहले, पेशेंट के वाइटल्स करने से पहले, और उसके बाद अगर आपने कोई एसेप्टिक प्रोसीजर किया है तो उससे पहले, लाइक आप IV लाइन लगाना चाह रहे हैं या वुंड ड्रेसिंग करना चाह रहे हैं या कोई इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं, उससे पहले हाथ धोएंगे। और या आपने पेशेंट को कोई चेक किया है या पेशेंट के आप ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के उसमें आ गए हैं, कांटेक्ट में आ गए, तो इमीडिएटली आपको हैंड वॉश करना है। फिर हैंड रब काम नहीं करेगा, आपको हैंड वॉश करना है। आफ्टर कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड आपको हैंड वॉश करना है। इफ हैंड्स विल बी मूविंग फ्रॉम कंटामिनेटेड बॉडी साइड टू अ क्लीन बॉडी साइड, लाइक आपने किसी ऐसी जगह एग्जामिन किया, लाइक आपने पाँव वगैरह टच किए, पाँव में कुछ देखा है, कोई न्यूरोलॉजिकल आपने असेसमेंट किया है, और उसके बाद फिर आप उसी से आप उसको चेस्ट ऑस्कल्टेट कर रहे हैं या आईज देख रहे हैं या नोज या ओरल कैविटी एग्जामिन कर रहे हैं, तो उस दरम्यान में भी हैंड हाइजीन करना जरूरी। आफ्टर रिमूवल ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके बाद हैंड वॉश करना है। तो ये आपकी आउटसाइड क्लिनिकल जो एम्बुलेटरी सर्विसेज है उसमें आपकी हैंड हाइजीन के प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूज सोप एंड वाटर अगर आपके हाथों पे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड लग गया है, या सी डेफ अगर पेशेंट को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई पेशेंट ऐसा है जो डायरियल उसके साथ हिस्ट्री के साथ है, तो उस सूरत में भी जरूर हैंड वॉश करें, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल की मौजूदगी में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब काम नहीं करता है, तो आपको हैंड वॉश जरूर करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको पता है PPEs हैं, और हमें कोविड ने बहुत सिखा भी दिया है, लेकिन हम एक गो थ्रू हो जाते हैं।
कि PPE refer to the wearable equipment that is intended to protect healthcare professional from the exposure to or contact with infectious agent. For example, include gloves, gown, face mask, respirator, goggles, and face shield. The selection of the PPE is based on the nature of the patient's interaction and the potential for the exposure to the blood body fluid. ये आपके अपने ऊपर है, आप खुद उसको जज करेंगे कि यहाँ पे मुझे कौन कौन सा, अगर आपने किसी पेशेंट के साथ सिर्फ बात करने जा रहे हैं और आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो आप जस्ट सिंपल हैंड रब करें, पेशेंट के साथ बात करें और कोई पीपीई यूज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं, हो सकता है वहां पे कॉफ स्नीज या पॉसिबल है कोविड पेशेंट हो या टीबी पेशेंट हो या कुछ ऐसा, तो मास्क जरूर पहने। अगर आपको लगता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपने अपने पीपीई को यूज करना है। ठीक है जी, ये आपके पीपीईज हैं जिसका पूरा एक रिकमेंडेशन है कि किस तरह से यूज करना है। आपके पास पीपीज होने चाहिए, इसके भी ऑडिट होने चाहिए कि कौन कौन सी पीपीज आपके पास मौजूद है, कौन सी नहीं है। तो facilities should ensure that the sufficient and appropriate PPE is available and readily accessible to healthcare professionals. उसके बारे में फिर एजुकेट भी करना है। पीपी अदर देन रेस्पिरेटर्स शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड प्रायर टू द लिविंग द पेशेंट्स रूम। आमतौर पे कहते हैं पेशेंट के रूम में रेस्पिरेटर या ग्लव मास्क उतारे बगैर बाकी चीजों को वहीं पे रिमूव करें और बाहर आ जाए। ठीक है, सिर्फ मास्क आके बाहर आपने रिमूव करना है। Hand hygiene should be performed immediately after removal of the personal protective equipment, or wear gloves for the potential contact with the blood and body fluid and mucous membrane, non-intact skin or contaminated equipment. अगर बर्न पेशेंट है या कोई डर्टी इक्विपमेंट्स हैं या आपको ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड में आने का आपको रिस्क है, तो आप ग्लव्स पहने। Do not wear the same pair of gloves for the care of the more than one patient. एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे सेम ग्लव्स के साथ नहीं जाना है। Do not wash gloves for the purpose of the reuse. बहुत सारे लोग बहुत ही डेढ़ होशियार होते हैं, वो समझते हैं कि हम पेशेंट का पैसा, हेल्थ केयर वर्कर अस्पताल का पैसा बचा रहे हैं और एक ग्लव्स पहना हुआ उसको धो लेते हैं तो ये सेफ हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत करें, ना ही वो डिसइंफेक्ट करें, हैंड रब करें उसके ऊपर, क्योंकि हैंड रब स्किन के लिए है, ग्लव्स के लिए नहीं है। तो ग्लव्स उससे डिसइंफेक्ट नहीं होंगे। तो हमेशा ग्लव्स को उतार के डिस्कार्ड कर दें, हैंड वॉश करें, हैंड रब करें, जो भी अप्रोप्रिएट है उस वक्त के हिसाब से, लेकिन ग्लव्स के ऊपर ना करें। वेयर अ गाउन टू प्रोटेक्ट स्किन एंड क्लॉथिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स और एक्टिविटीज वेयर कांटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इज एंटिसिपेटेड। प्रोसीजर के टाइम पे जरूर पहने। आपके अपने क्लॉथ्स पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, ना ही इसके ऊपर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड को गिरना चाहिए। Do not wear the same gown for the care of the more than one patient. सेम जो ग्लव्स के साथ है वही प्रोटोकॉल, वही गाइडलाइंस आपकी गाउन के साथ भी है। एक गाउन के साथ पूरा वार्ड का राउंड किया और आगे बाहर, ये नहीं होना चाहिए। Wear mouth, nose and eye protection during procedure. There are likely to be generate splash or spray of the blood or other body fluid. तो आप सिचुएशन खुद देख लें, किस सिचुएशन में आपको क्या पहनना है। ठीक है जी। इंजेक्शन सेफ्टी के लिए आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं? यूज एसेप्टिक टेक्निक व्हेन प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका एक अहम लेक्चर है जो आप लोगों के लिए प्लान है, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के सेशन के दरमियान में दिया जाएगा कि आपको जब वॉयल से या एम्प्यूल से ड्रग्स आप निकाल रहे हैं तो भी उसको किस तरह से डिकंटामिनेट करना है, हैंड वॉश करना है, डिस्पोजेबल सिरिंज लेनी है और ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। क्लीन दी एक्सिस डायफ्राम ऑफ द मेडिकेशन, ये जो मैंने अभी बताया। नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन फ्रॉम द सेम सिरिंज और मल्टीपल पेशेंट्स इवन इफ द नीडल इज चेंज और द इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ इंटरवीनिंग लेंथ ऑफ द इंट्रावेनस ट्यूबिंग। कभी भी शेयर ना करें किसी भी हाल में, चाहे आपके पास कोई भी हो। तो इंस्ट्रूमेंट्स हर एक की सिरिंज, हर एक की लाइन, हर एक की नीडल, सब कुछ न्यू और सेपरेट होगी। Do not reuse syringe to enter a medication vial or container. Even एक syringe जो यूज हुई भी है उसको किसी vial के अंदर भी ना डालें। Do not administer medication from single dose or single use vial, ampoules or bag or bottles for intravenous solution to more than one patient. इसी तरह से आपने तमाम इनकी डेडिकेटेड ग्लव, एम्प्यूल्स, ड्रग्स, मेडिसिन होनी चाहिए और उनकी सिरिंजेस और वो सारी चीजें, और उनको डिस्कार्ड करना है लीक प्रूफ या पंक्चर रेजिस्टेंस शार्प कंटेनर के अंदर, ताकि उसको इंसिनरेट किया जा सके।
ठीक है। वेयर अ फेस मास्क, फॉर एग्जांपल सर्जिकल मास्क, व्हेन द प्लेसिंग अ कैथेटर और इंजेक्टिंग मटेरियल इनटू द एपिड्यूरल और सबड्यूरल स्पेस ड्यूरिंग द माइलोग्राम और एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया, सूरत में जरूर मास्क पहने क्योंकि इसका स्प्लैश हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद एम्बुलेटरी सर्विसेज के अंदर भी जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर जरूरत होती है, इस तरह से एम्बुलेटरी सर्विसेज के अंदर भी एनवायरमेंटल क्लीनिंग की शदीद जरूरत है। Environmental cleaning outpatient facility should establish policy and procedure for the routine cleaning and disinfection of environment surfaces, part of their infection prevention plan. हमारी जो environmental cleaning की एक बड़ी प्रेजेंटेशन है जो नेक्स्ट उसमें आपको दिखाएंगे पूरी डिटेल के साथ। उसके अंदर पूरा प्लान बताया गया है कि आपकी ओपीडीज के अंदर कब कब कैसे होनी चाहिए, इमरजेंसी के अंदर किस तरह से होनी चाहिए, और इसका जो बेसिक जो रीजन है करने का वो यही है कि हमें एलिमिनेट करना है वर्चुअली और रिकॉग्नाइज्ड पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तमाम एरियाज के अंदर जो कि बैक्टीरिया एंड स्पोर्स हो सकते हैं। तो इसका हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में। और आपकी एनवायरमेंट सर्विसेज के हवाले से थोड़े से पॉइंट्स के एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर द रूटीन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट सर्विसेज। Policy and procedure should also be addressed prompt and appropriate cleaning and decontamination of the spills of the blood and other potentially infectious material. और आपकी जो environmental protection agency registered disinfectant होने चाहिए वहां से, उसको या हॉस्पिटल के जो रजिस्टर्ड disinfectants हैं वो यूज किए जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस को फॉलो जरूर करना चाहिए क्योंकि उनको पता होता है किस तरह से उसको सेफली यूज करना है, और अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, खुदा न खास्ता एक्सपोज हो जाते हैं, तो किस तरह से उसको सेफ करना है खुद को। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस हैं आपकी एम्बुलेटरी सर्विसेज की। मेडिकल सर्विसेज आर लेबल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स आर ईदर रीयूजेबल और सिंगल यूज। A reusable medical device, for example, endoscope, should be accompanied by the instruction for the cleaning and disinfection, क्योंकि ये बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो इसकी पूरी गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरर्स कंपनी वाले देते हैं और उसके हिसाब से इसकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन होती है। उसके अलावा सिंगल यूज डिवाइसेस की लेबल और मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन को जरूर फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिंगल यूज होती हैं लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि हम लो इनकम कंट्रीज के लोग उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में आपकी एक जरूर पॉलिसी बनी होना चाहिए कि अगर आप किसी एक्सपेंसिव चीज को रीयूज कर रहे हैं तो उसका क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टोरेज किस तरह से होगी, तो उसकी बाकायदा पॉलिसीज बनती हैं, उसके ऊपर काम होता है और उसको अप्रूव कराया जाता है। ठीक है, फिर आगे आपका रेस्पिरेटरी कॉफ एंड एटिकेट्स। तो आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से करना है। रिकमेंड किया जाता है या तो टिश्यू को कॉफ एंड स्नीज के टाइम पे फेस पे रखें या एल्बो पे आप उसको यूज करें, डायरेक्टली पाम को यूज ना करें क्योंकि ये हाथ जो हमारे हैं वो जहां जहां लगेंगे फिर वो सब चीजों को इंफेक्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस का एक चार्ट है कि आपने न्यू वायल के अंदर क्लीन नीडल को एंटर करके पेशेंट को अगर आपने इंजेक्ट किया और वो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है खुदा ना खास्ता, तो उस नीडल को अगर सेम वायल के अंदर आप दोबारा बेशक नई नीडल के साथ डालेंगे तो भी वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो सेफ इंजेक्शन यूज करना है। मेडिकेशन शुड बी ड्रॉन अप इन द डेजिग्नेटेड क्लीन एरिया। आपका ऐसा जहाँ पे आप मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी क्लीन एंड डिसइंफेक्ट होना चाहिए। If medication vial has already been opened, the rubber septum should be disinfected with the alcohol prior to the pressing. आपको वो जो वायल का टॉप है उसको दोबारा से अल्कोहल से वाइप करना है before inserting needle. Never leave a needle or spikes inserted into a medication vial क्योंकि वो remove वो कर सकता है हवा को सक करके हमारी पूरी मेडिकेशन को कंटामिनेट कर सकता है। नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन फ्रॉम द सेम सिरिंज टू मोर देन वन पेशेंट इवन इफ द नीडल इज चेंज। नेवर यूज बैग और बॉटल फॉर द इंट्रावेनस सॉल्यूशन एज ए कॉमन सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर द मोर देन वन पेशेंट। आमतौर पे हम कर रहे होते हैं एक ड्रिप रख लेते हैं उसमें से सोल्यूशन निकाल के डाइल्यूट करते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सिंगल वाइल, सिंगल बॉटल, सिंगल इंट्रावेनस सॉल्यूशन जो है वो होनी चाहिए और शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। दीज आर द रिसोर्सेज जहाँ से ये प्रेजेंटेशन बनाई गई। या प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर हो जाएगी रिकॉर्डेड भी और पीपीटी भी। आपकी मोडल पे कोई सवाल है तो मुझे करें। एक्चुअली आज मैं 12 बजे इसलिए खत्म कर रही हूँ कि मेरी एक मीटिंग इमीडिएट आफ्टर दिस क्लास है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें।
बिल्कुल सोबिया, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। और ये प्रैक्टिस अब आप लोगों को इसको खत्म करनी है, चेंज करनी है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? वेरी गुड, गुड बुशरा। ठीक है, तो अब आपने अपनी तैयारी कर लें, एग्जाम के लिए तैयारी पकड़ें, और आप लोगों ने सबने अच्छे पेपर देने हैं। और हम आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स हमें चाहिए हर सेमेस्टर में, ताकि फाइनल आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अच्छा बन सके। तो अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस बैच में हमारे पास फर्स्ट सेकंड पोजीशंस बहुत अच्छी उस पर नहीं थी। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है हाँ, कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और पेपर दें। पेपर आप लोगों के इसी प्रेजेंटेशंस में से ही आएंगे इंशाल्लाह, आउट सिलेबस नहीं है। लेकिन समटाइम हम बात कर रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते होंगे, तो उसको भी हम अपनी एमसीक्यूज का हिस्सा बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छा इसकी तैयारी करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आंसर देंगे। मुझे सिर्फ रट्टा नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो वाकई इन्फेक्शन कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये है वक्त अल्लाह हाफिज कहने का। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। गुड लक, अल्लाह हाफिज।